काशगंज गांव में सरपंच के घर पर शादी थी। झुमरी भी वही शादी देखने गई थी। फिर देर रात घर पहुंचती है तो अपने पति से कहती है, अरे आप सोए नहीं अभी तक। वह सरपंच जी की पत्नी ने रोक लिया था कि जयमाला देखकर ही जाना। लड़का तो हीरा था, आईएएस अधिकारी था। वह दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। फिर बिरजू कहता है, हाँ झुमरी, मैंने देखा उन्हें। काश हमारा बेटा भी आईएएस अधिकारी बन जाए, बस यही सोच रहा हूँ तब से। तो झुमरी कहती है, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिर बिरजू कहता है, हाँ उन्हीं पर भरोसा है। इस साल वह 12वीं पास कर लेगा। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उसे शहर भेजना ही है। फिर झुमरी बोली, पर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। फिर बिरजू कहता है, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर इसी तरह 5-7 साल फसल अच्छी हो गई तो जगदीश की पढ़ाई के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। कल फसल की कटाई भी करवानी है। फिर झुमरी कहती है, हे राम जी, हमारे इस सपने को पूरा कर देना, हमें आपसे कुछ और नहीं चाहिए। तभी बाहर बहुत जोरों से आवाज़ आती है तो झुमरी कहती है, अरे बाहर यह कोलाहल कैसा, कहीं शादी में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो बिरजू कहता है, रुको मैं अभी पता करके आता हूँ। तभी जगदीश दौड़ते हुए आता है और कहता है, पिताजी पिताजी गजब हो गया। तो बिरजू कहता है, अरे बेटा तुम हाफ क्यों रहे हो, बाहर यह शोर कैसा है। तो जगदीश कहता है, हमारे खेतों में आग लग गई है, बारात वालों के पटाखे से शायद आग लग गई। फिर बिरजू कहता है, ओहो बहुत बुरा हुआ, हमें खेत पर जाना होगा अभी। फिर झुमरी बोली, देखो जी ठीक से जाना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। जगदीश तू पिताजी के पीछे पीछे जा। बिरजू और जगदीश दोनों दौड़ते हुए अपने खेत पर पहुंचते हैं और वहां कोई धूल मिट्टी से तो कोई पानी फेंककर खेत में लगी आग को बुझा रहा था। फिर बिरजू कहता है, हटो हटो, मुझे आगे जाने दो। हे भगवान, यह क्या हो गया, मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। फिर वहीं खड़े पंडित जी कहते हैं, बिरजू आगे मत जाओ, आग भयानक रूप ले चुकी है, भगवान पर भरोसा रखो, वह सब ठीक कर देंगे। फिर बिरजू कहता है, नहीं पंडित जी, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इतना कहकर बिरजू वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। और फिर पंडित जी कहते हैं, अरे कोई पानी मारो, बिरजू को लगता है बेहोश हो गया है। बिरजू को जगदीश और प्रेमचंद मिलकर घर ले आते हैं। करीब 1 सप्ताह तक घर में मातम छाया रहता है। तभी 12वीं क्लास का रिजल्ट पेपर में आता है। जगदीश का दोस्त महेश दौड़ता हुआ बिरजू के घर पर आता है और कहता है, जगदीश रिजल्ट आ गया है, हम दोनों फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। फिर जगदीश कहता है, क्या मैं पास हो गया। फिर जगदीश अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है, पिताजी मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हूँ, जुग जुग जियो मेरे बेटा, भगवान सदा तुम पर कृपा बनाए रखे। रात में सोते सोते जगदीश की माँ जगदीश के पापा से कहती है, जगदीश की आगे की पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है आपने, हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है, फिर उसका शहर में पढ़ाई का खर्च कहाँ से आएगा। फिर बिरजू कहता है, अपना खेत गिरवी रख देंगे। तो झुमरी कहती है, क्या, अगर खेत गिरवी रख दोगे तो खेती कहाँ करेंगे और पैसे कैसे चुकाओगे और हम खाएंगे क्या। फिर बिरजू कहता है, शहर जाकर मजदूरी करेंगे। दूसरे दिन बिरजू सेठ धनीराम के पास जाता है। फिर सेठ धनीराम कहता है, आओ बिरजू, कैसे आना हुआ, सुना है बेटा फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है। फिर बिरजू कहता है, हाँ सेठ जी, सब आप लोगों की कृपा है। फिर सेठ धनीराम कहते हैं, मेरा बेटा रमेश का भी कुछ नंबरों से फर्स्ट डिवीज़न छूट गया, उसे शहर के टॉप कोचिंग में एडमिशन कराऊंगा। खैर छोड़ो और बताओ कैसे आना हुआ। तो बिरजू कहता है, मैं भी बेटे को शहर में पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ा लिखा कर आईएएस बनाना चाहता हूँ। फिर सेठ धनीराम कहते हैं, हाँ बहुत अच्छा सोचे हो। फिर बिरजू कहता है, आपसे तो मेरी माली हालत छिपी नहीं है, इसलिए मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप चाहें तो मेरा खेत गिरवी रख लें। दरवाजे के पीछे से दोनों की बातें सुन रही सेठ धनीराम की पत्नी लीलावती सेठ को बुलाती है, रमेश के पापा जरा अंदर तो आना। फिर सेठ धनीराम अंदर जाते हैं और कहते हैं, क्या कह रही हो भाग्यवान। तो लीलावती कहती है, यह तो बिरजू है ना, इसकी यह औकात की है हमारी बराबरी करे, शहर में बेटे को पढ़ाकर एआईएस अधिकारी बनाएगा, इसे पैसा नहीं देना। तो सेठ धनीराम कहते हैं, ऐसा करता हूँ कि इसे इतना सूत बोल देता हूँ कि यह चला जाएगा। फिर लीलावती कहती है, ठीक है। फिर से धनीराम बिरजू के पास आते हैं और कहते हैं, हाँ तो बिरजू भाई देखो, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, सब मार्केट में दिया हुआ है, लेकिन
तुमने पहली बार मुंह खोला है इसलिए कुछ उपाय कर सकता हूँ। फिर बिरजू कहता है, सेठ जी कोई भी उपाय कीजिए पर पैसे मुझे चाहिए। फिर सेठ धनीराम कहते हैं, शहर में मेरा एक दोस्त है जो पैसे देता है, लेकिन वह बहुत ऊंची दर पर सूद लेता है। फिर बिरजू कहता है, हाँ मुझे सब मंजूर है। तो सेठ धनीराम कहते हैं, तो ठीक है, कल आकर पैसे ले जाना। अच्छा। धनीराम 1 साल का सूद काटकर 3 लाख रुपए बिरजू के हाथ में रख देता है। जगदीश और रमेश एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और एक ही कोचिंग में पढ़ते हैं और देखते देखते 3 साल बीत जाते हैं। सूद समय पर न दे पाने के कारण बिरजू का घर और खेत सेठ धनीराम के हो जाते हैं। फिर बिरजू कहता है, चलो झुमरी दिल्ली चलते हैं, ये दिन ही देखना बाकी रह गया था। पुरखों का ज़मीन भी अब पास नहीं रही। फिर झुमरी कहती है, कहाँ जाओगे? जब से शादी हुई है मैं आपको शहर जाते तो न देखा। फिर बिरजू कहता है, यह दिन भी तो नहीं देखा था, अब तो भगवान के सहारे ही जी रहे हैं। करीब 8 घंटे रेलगाड़ी चढ़ने के बाद दिल्ली पहुंचते हैं। वहां से वह लोग पैदल ही काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर झुमरी कहती है, रुक जाओ, अब नहीं चला जाता, दम फूल रहा है मेरा। फिर बिरजू कहता है, अरे तुम्हारे पैर कितने फूल गए हैं, उनमें खून भी निकल रहा है। बिरजू सरकारी अस्पताल में झुमरी को भर्ती करवाता है। जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वह सब दवाई में खर्च हो जाते हैं। फिर वह झुग्गी चाल के मालिक लाला सेठ से मिलता है और उनसे कहता है, लाला सेठ जी, खैराती अस्पताल में आपका बहुत नाम सुना है। मैं बिरजू हूँ, आज ही अपनी पत्नी के साथ गांव से आया हूँ। ना पैसे हैं ना रहने का ठिकाना, कृपया मदद करें। तो सेठ लाल कहते हैं कि देखो बिरजू, मेरे पास कुछ रिक्शा है और तुम चाल में रह सकते हो, रिक्शा चलाकर गुजारा कर सकते हो, लेकिन किराया टाइम पर लूँगा, याद रखना। कुछ दिन बाद प्रेमचंद दिल्ली आता है। बिरजू से कहता है कि बिरजू, मैं सिर्फ यह बताने आया हूँ कि जगदीश ग्रेजुएशन की परीक्षा में पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप आया है, ये देखो पेपर में उसकी फ़ोटो छपी है। बिरजू पेपर देखकर कहता है, वहाँ अब IAS की परीक्षा निकाल ले। बस इधर सेठ धनीराम के बेटे रमेश को एक चाय दुकान पर धूत पंडित चूरन दास मिल जाते हैं। चूरन दास चाय वाले से रमेश का पूरा डिटेल जान लेता है और कहता है, क्यों बच्चा, एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में चाय का गिलास, लगता है तुमने परीक्षा नहीं किया है। पास से सुनकर रमेश चौंक जाता है और कहता है, हाँ बाबा, लेकिन तुम्हें कैसे पता? फिर पंडित चूरन दास कहता है, दिव्य दृष्टि बेटा, मेरे पास दिव्य दृष्टि है जो तुम्हारा भूत वर्तमान भविष्य तीनों देख सकती है। फिर रमेश कहता है, अच्छा तो मेरे बारे में क्या देख रही हैं आपकी दिव्य दृष्टि? फिर पंडित चूरन कहते हैं कि मैं भी देख रहा हूँ कि तुम्हारे ही गांव का एक लड़का पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप और तुम हो गया स्टॉप। तुम्हें सता है, बाप का डर, जी कर रहा है कि मर जाए। फिर रमेश कहता है, बाबा आप तो अंतर्यामी हो गए, मुझे बचा लो, आप मुझे मेरे पापा से बचा लो, आप जितना कहोगे उतना रुपया दूंगा। फिर बाबा चूरनदास कहते हैं कि ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने घर परिवार के बारे में हर छोटी बड़ी चीज़ मुझे बतानी होगी। फिर रमेश कहता है, ठीक है, मैं A to Z बताऊंगा, पापा की डांट से बचा लो बस। फिर चूरनदास कहता है, ठीक है, तो मैं भी वादा करता हूँ कि तुम्हें डांट दूर तुम्हारी आरती उतारी जाएगी। लगभग 1 सप्ताह तक रमेश से उसके घर परिवार के बारे में सब कुछ उगलवा कर रमेश के साथ बाबा चूरनदास उसके घर पहुंचते हैं। फिर रमेश कहता है, पापा ये बहुत पोचे हुए बाबा हैं, बहुत रिक्वेस्ट करने पर हमारे साथ आए हैं। तो सेठ धनीराम कहते हैं, देख लो लीलावती, तुम्हारा बेटा किसी भी सड़क छाप पंडित को बाबा समझकर हमारे घर ले आया है, आओ उसे कुछ पैसा देकर भगा दो, बहुत देखे ऐसे फकीर बाबा। तभी बाहर बैठा पूरे चूरनदास बोलता है, अलख निरंजन कहा गया, मेरा युवा दास मुझ पर नहीं है विश्वास जा रहा है, बाबा जल्द होगा इस घर का सत्यानाश। तभी लीलावती आ जाती है और कहती है, प्रणाम बाबा। अरे बाबा मत जाइए, इनका तो काम ही है बकबक करना, सटिया गए हैं ये तो। चूरनदास कहता है, तुम बड़े घर की ही बेटी, इकलौती, शादी के वक्त धनीराम के पास था बस 2 जोड़ा धोती, तुम्हारे पिता का देखता था ये कारोबार, उन्हें जेल जाने से बचाया था कई बार। फिर लीलावती कहती है, महाराज आप तो सर्वज्ञानी हैं, अंदर चलिए न महाराज, कुछ खा पी लीजिए, तब उपाय बताइएगा विपत्ति से निकलने का। फिर चूरनदास कहता है, नहीं बालिके, बाबा का हुआ है यहाँ अपमान, तेरा पति उड़ाया है मेरी खिल्ली। हाल ही में गया था जब दिल्ली, तो इसकी गाड़ी से मर गई थी काली बिल्ली।
इतना सुनते ही धनीराम घबरा गया और बाबा के चरणों में गिर पड़ता है। बाबा, आप मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको नहीं पहचान पाया, क्षमा कर दो बाबा। फिर चूरनदास कहता है, उठो भक्त, क्या तेरा क्या मेरा, जहाँ जागा वहीं सवेरा। तुम लोगों पर है 7.5 करना होगा दान एक हाथी, तब जाकर मिटेगा घर से कलेश और तेरा बेटा बनेगा IAS। फिर धनीराम कहता है, एक हाथी की कीमत 40 लाख रुपए होती है बाबा, कोई कम का उपाय बताओ। फिर लीलावती कहती है, नहीं बाबा, आप तो उपाय बताओ, यह तो सटिया गए हैं। बेटा IAS बनेगा तो करोड़ मिलेगा दहेज में, यहाँ नहीं समझ आ रहा इन्हें। फिर चूर्णदास कहता है, ठीक है बालिका। फिर बाबा यह करने बैठ जाते हैं। आग में लाल मिर्च जलाकर मंत्र बोलता है, ओम में तुम थाम, सभी क्लेश को कर दे तू थाम, भूत प्रेत का हो तलाक कोई ना करे ताक झाक, काटा आलू निकले 4 भाग, घर के चारों कोनों में रख दो लाल कपड़ों में बांध। चूरनदास 30 लाख रुपए लेकर चंपत हो जाता है। 1 साल बीत जाता है। सेठ को व्यापार में 2 करोड़ का नुकसान हो जाता है। जमीन मकान सब गिरवी रख जाता है। उधर बिरजू दिल्ली जाकर रिक्शा चलाने लगता है। जगदीश भी IAS का इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली गया होता है। बिरजू जगदीश को अपनी और अचानक आता देख शक पका जाता है और रिक्शा दूसरी तरफ ले जाने लगता है, पर जगदीश उसी की रिक्शा की तरफ जाता है तो बिरजू अपने को कंबल से ढक लेता है। फिर जगदीश कहता है, अरे रिक्शा वाले बाबा, कहाँ जा रहे हो, मुझे देर हो रही है, मुझे इंटरव्यू छूट जाएगा, ठंड में टाइम का पता ही नहीं चलता। फिर बिरजू कहता है, मुझे दूसरी जगह इमरजेंसी में जाना है बेटा, कोई और दूसरी रिक्शा देख लो। तो जगदीश कहता है, इतनी ठंड में आपके अलावा कोई रिक्शा नहीं है, यहाँ मेरे माँ बाप का सपना टूट जाएगा, बाबा प्लीज़ हमें पहुँचा दो। बिरजू आसपास देखता है तो सच में कोई रिक्शा नहीं थी वहाँ। वह जगदीश को रिक्शा में बिठाकर जल्दी से इंटरव्यू की जगह पहुँचा देता है। रिक्शा से उतरकर जगदीश कहता है, कितने पैसे हुए बाबा। फिर बिरजू कहता है, जाओ बेटा पहले इंटरव्यू दो, तुम मेरे बेटे जैसे ही हो। तो जगदीश कहता है, नहीं नहीं बाबा, आपकी सोच को मेरा सलाम है, लेकिन मेहनत के पैसे तो लेने पड़ेंगे ना। तभी अचानक हवा के कारण बिरजू के मुंह से कंबल हट जाता है। फिर बिरजू जगदीश कहता है, अरे पिताजी आप। फिर बिरजू कहता है, बेटा यह सब बाद में पूछना, यह लंबी लंबी कहानी है, पहले इंटरव्यू देकर आओ, मैं यहाँ पर तुम्हें मिलूंगा। इंटरव्यू के बाद जगदीश पिताजी के साथ एक झुग्गी झोपड़ी में पहुँचता है। धिक्कार है मुझ पर, मैं आपकी खून पसीने की कमाई से ऐश के साथ पढ़ रहा था, अब मैं भी यहीं पर रहूँगा। फिर पूछता है, माँ कहाँ है। तो बिरजू कहता है, तो वो कचरा चुगने गई होगी, आती ही होगी। बेटा थोड़ी देर में झुमरी एक बोरे में रद्दी कूड़े कचरे के लिए पहुंचती है। माँ को फटे हाल में देख जगदीश रोने लगता है। फिर झुमरी कहती है, तो क्यों रोता है मेरे लाल, मत रो। फिर जगदीश कहता है, तुम लोगों का क्या हाल हो गया है पिताजी, कल से मैं रिक्शा चलाऊंगा, वैसे भी रिजल्ट 1 महीने बाद आएगा। जगदीश का अगले महीने रिजल्ट आता है। जगदीश रिक्शा साइट पर लगाकर न्यूज़पेपर खरीदता है और देखता है कि उसका सिलेक्शन हो चुका है। फिर पिताजी के पास पहुंचकर कहता है, पिताजी मेरा सिलेक्शन हो गया है, माँ अब तुम्हें कचरा बीनने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बिरजू कहता है, वाह मेरे बेटे वाह, भगवान ऐसा बेटा सबको दे जो माँ बाप का सपना पूरा कर दे। दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।